जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि है गुप्ता एम्पायर। क्या है? गुप्ता साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं अपना गुप्त एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, यानी इस वीडियो में हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्ता साम्राज्य स्टार्ट कैसे हुआ है। किसी भी डायनेस्टी या किसी भी एम्पायर को स्टार्ट करने से पहले उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी होता है, तब वो आपको वो टॉपिक यानी कि वो चीज आपको समझ में आएगी। तो देखते हैं गुप्ता एम्पायर कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखिए, हिस्ट्री में एक टर्म आता है फेडरल सिस्टम। क्या है? हिस्ट्री में एक टर्म आता है फेडरल सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं फेडरल सिस्टम होता क्या है। देखिए, फेडरल सिस्टम वो होता है, जैसे मान लीजिए किसी की कोई डायनेस्टी है, यानी कि किसी का कोई डायनेस्टी, मान लीजिए कोई एक ऐसा एक इलाका है जिसपे कोई क्या कर रहा है, किंग क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। किंग क्या कर रहा है, रूल यानी कि शासन कर रहा है। तो फेडरल सिस्टम ये होता है, इसकी डायनेस्टी बड़ी हो गई है तो वो क्या करेगा, अपने ही राज्य के कुछ लोगों को बोलेगा, चुनिंदे लोगों को, कि एक पर्टिकुलर एरिया को आप दे देता है उसको, और बोलता है कि इसका जो जितना भी काम करना है वो आप करो। उसका जो टैक्स कलेक्शन का जो एक क्राइटेरिया होगा, यानी कि अगर मान लीजिए ये एरिया दे दिया, उसने क्या किया, दे दिया किसी और को, ये एरिया किसी और को दे दिया, और बोला कि इस पे तुम्हारा अधिकार मेरे अंडर में है। मतलब कहने का ये है कि ये तो पूरा साम्राज्य मेरे अंडर में रहेगा, लेकिन इस इलाके में और इस इलाके में टैक्स कलेक्शन का अधिकार तुमको दे देता हूं। तुम जैसा चाहो वैसा करो। उस इलाके में अगर मान लो 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो उसमें 60% यानी कि 60% मुझे दो और 40% अपने पास रखो। और ये भी उसके फेडरल सिस्टम में बताया गया कि उसके परंपरागत चलेगा, यानी कि तुम्हारा बेटा आने वाले समय के लिए उसके ऊपर रूल करेगा, मतलब उसकी देखभाल करेगा, उसके बाद उसका बेटा देखभाल करेगा। तो फेडरल सिस्टम में हुआ क्या, राजा ने अपने लोगों को कुछ जमीन का हिस्सा दिया, जिसपे लोग टैक्स कलेक्ट करते थे या अपना जो निर्णय लेना था वो लेते थे राजा के बिहाफ पे। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि इन छोटे छोटे जगहों को और टूटते चले गए, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट किंग था, ये छोटे छोटे किंग के मतलब ये है कि वीक रूलर्स आने लगे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग शासक था, उसने सबको मैनेज किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो कमजोर शासक, यानी कि उस डायनेस्टी में कमजोर राजा आने लगे। कमजोर राजा का मतलब ये है कि वो अपने ही दिनचर्या, अपने भोग विलास और मौज मस्ती में रहते थे, राज्य के प्रति उतना ध्यान नहीं देते थे। तो ये लोग करते क्या थे, धीरे धीरे इन हिस्सों को तोड़ के क्या कर लेते थे, अलग कर लेते थे। जो हिस्सा अब यहाँ तक था पहले, अब वो हिस्सा टूट के यहाँ तक हो गया, फिर ये टूट के हिस्सा यहाँ हो गया। तो गुप्ता एम्पायर में भी ऐसा हुआ। इसके पहले एक डायनेस्टी आई थी, कुशियन डायनेस्टी। तो कुशियन डायनेस्टी के वीक रूलर्स ने ऐसे फेडरल सिस्टम का स्थापना की, जिसके तहत छोटे छोटे हिस्सों में अपने राज्य को बांटा, वहां टैक्स कलेक्शन का अधिकार उन लोगों को दिया। जब धीरे धीरे वीक रूलर्स आने लगे कुशियन डायनेस्टी में, यानी कुशियन साम्राज्य में, तो उन छोटे छोटे जगहों को, जमीन के हिस्सों को काटने का मतलब है अब यहाँ पे सिर्फ मेरा अधिकार है, किंग का शासन यानी कि राजा का शासन नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हिस्से को काट के एक नई डायनेस्टी की स्थापना हो गई, नए साम्राज्य की स्थापना हो गई, जिसको क्या कहा गया, किसको कहा गया, आपका गुप्ता एम्पायर। क्या कहा गया, गुप्ता। इन हिस्सों को धीरे धीरे काटते गए और नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा गुप्ता एम्पायर। तो ये था बैकग्राउंड गुप्ता एम्पायर के बारे में। अब हम देखते हैं कौन कौन से किंग आए गुप्ता एम्पायर में, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करो कि कौन कौन से किंग गुप्ता एम्पायर में आए जो कि इंपॉर्टेंट किंग है। तब हम उसके बारे में देखते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंस किंग के क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कौन कौन से इंपॉर्टेंस किंग आए गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्ता एम्पायर में, क्योंकि एग्जाम से आपने अब ये पूछता है कि इसको अरेंज कीजिए, कौन सा किंग पहले आया, कौन सा किंग बाद में आया। सबसे पहले इसको हम देखते हैं एक आसान तरीके से। सबसे पहले देखिए, फाउंडर शाक्यन डायनेस्टी का फेडरल सिस्टम से नए साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका नाम पड़ा गुप्त एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य। अब देखते हैं इसका फाउंडर कौन बने, जो कि जैसा जाहिर सी बात है, जो सबसे पहले उसको काटेगा वही उसका फाउंडर होगा, यानी कि उसकी स्थापना वही करेगी। तो क्या नाम था, श्रीगुप्त। क्या था नाम, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ये था फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इसके बाद इसका बेटा आएगा, इसका नाम पड़ेगा घटोत्कच। नाम क्या पड़ेगा, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद इसका लड़का, इसका नाम पड़ेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्या नाम पड़ेगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए,
देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट, आप चंद्रगुप्त को मौर्य एम्पायर का मत समझ, क्योंकि वो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मौर्य साम्राज्य के थे, लेकिन ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट। आप याद रखिए कि ये आएगा आपका मौर्य एम्पायर में, नहीं आपका आएगा किसमें, गुप्ता एम्पायर में। इसके बाद इसका लड़का आएगा, इसका नाम पड़ेगा सकंदगुप्त, इसका नाम पड़ेगा समुद्रगुप्त। क्या नाम पड़ेगा, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद इसका लड़का, इसका नाम पड़ेगा चंद्रगुप्त सेकेंड। क्या नाम पड़ेगा, चंद्रगुप्त सेकेंड। देखिए क्या नाम पड़ेगा, चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद आएगा इसका लड़का कुमारगुप्त। क्या नाम पड़ेगा, कुमारगुप्त। इसके बाद इसका लड़का आएगा कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद इसका लड़का आएगा सकंदगुप्त। क्या आएगा इसका लड़का ने, क्या नाम पड़ेगा, सकंदगुप्त। क्या नाम पड़ेगा, फिर से याद रखिए, सकंदगुप्त, सकंदगुप्त। और सकंदगुप्त के बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर आएगा, लास्ट इंपॉर्टेंट किंग आएगा, इसका नाम पड़ेगा विष्णुगुप्त। क्या नाम पड़ेगा, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त गुप्त। तो देखिए ये था आपका क्रोनोलॉजी ऑर्डर। सबसे पहले आएगा श्रीगुप्त, उसके बाद उसका लड़का घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर उसका लड़का आएगा आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद उसका लड़का आएगा आपका चंद्रगुप्त सेकेंड, उसके बाद कुमारगुप्त, सकंदगुप्त और विष्णुगुप्त। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपसे पूछता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग थे, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट कीजिए, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग। सबसे पहला किंग कौन था, उसके बाद कौन सा किंग आया, उसके बाद आपको ये दे देता है क्वेश्चन में कि कौन कौन से टाइटल्स लिए इन राजाओं ने, क्योंकि गुप्त एम्पायर में कई सारे टाइटल की राजा ने अपने आप को एक उपाधि दे दी, जैसे महाराजा, महाराजाधिराज, परमहंस, ऐसे ऐसे उपाधि राजाओं ने अपने आप को दी। तो क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है, जैसे महाराजा की उपाधि किस गुप्त एम्पायर के किस साम्राज्य ने ली, महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली, इन सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम एक एक किंग्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्ता एम्पायर में क्या है, किंग्स राजाओं के बारे में ही पढ़ना है, और हम बड़े आसानी से राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास क्या है, एक कहानियों का संगम है, इसको एक एक तरीके से रटा जा सकता है। तो अब इसको बस देखिए, याद क्या करना है, इसके कौन कौन से किंग है, ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, कौन कौन से किंग है। अब हम एक एक किंग्स के बारे में देखते हैं, हम देखते हैं एक एक किंग के बारे में। तो देखिए सबसे पहला फाउंडर कौन था, श्रीगुप्ता। तो श्रीगुप्ता से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए श्रीगुप्ता आप कैसे याद करने हैं, कैसे, देखिए श्रीगुप्ता का टाइम पीरियड 240 एडी से 280 एडी था, यानी कि 240 एडी से 280 एडी तक इसका क्या था, टाइम पीरियड था। अब देखिए क्या कहा गया इसके बारे में, देखिए फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, यानी कि गुप्ता एम्पायर का साम्राज्य का संस्थापक था, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि इसने ही फेडरल सिस्टम की मदद से, यानी फेडरल सिस्टम के तहत से इसने कुशन डायनेस्टी को काट के अलग किया और नए एम्पायर की स्थापना, इसका नाम पड़ा गुप्ता एम्पायर। इसके बाद यूज द टाइटल ऑफ महाराजा। देखिए आप इसको याद रखिए कि कौन कौन से किंग ने कौन कौन से उपाधि, यानी कि टाइटल अपने आप को रखा। इसने क्या रखा अपने आप को, महाराजा धीराज श्रीगुप्ता। आप ऐसे याद रखिए कि महाराजा धीराज श्रीगुप्ता, इसने क्या किया, अपने आप को टाइटल दिया महाराजा। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि श्रीगुप्ता ने कौन सा एम्पायर, यानी कौन से टाइटल का इस्तेमाल किया अपने ऊपर के लिए, तो क्या पड़ा उसने, महाराजा। उसके बाद आता है इसका लड़का, क्योंकि पता है इसके बाद इसका लड़का आएगा, इसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था इसका, घटोत्कच। घटोत्कच क्या था, सन ऑफ श्रीगुप्ता था, और इसने भी अपने आप को टाइटल, इसका नाम पड़ा महाराजा धीराज। इसने क्या किया कि देखा हमारे पिताजी ने महाराजा अपने आप को कहा, महाराजा का क्या किया, टाइटल लिया, तो मैं उनका लड़का, उनसे क्यों ना पीछे रहूं, मैंने भी उसका नाम का इस्तेमाल करूंगा और अपने आप को महान बनाऊंगा। इससे कहा महाराजा, यानी कि राजा तो नॉर्मल राजा होते हैं, उसके इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया, महाराजा, यानी कि महाराजा श्रीगुप्ता। उसके बाद उसका लड़का पड़ा घटोत्कच, उसने अपने आप को क्या रखा, महाराजा। तो देखिए दोनों किंग्स ने, श्रीगुप्ता और घटोत्कच ने अपने आप को क्या रखा, महाराजा की उपाधि दी। अगर आप चाहें इसको नोट करना तो नोट कर सकते हैं, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन, यानी कि ये हमारे पढ़ाने का तरीका और ये नोट्स आपको कैसे लगे। अब हम देखते हैं अपने आने वाले किंग्स के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नए किंग को देखते हैं, इसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या था, 320 एडी से 350 एडी, इसका ये टाइम पीरियड था। सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। तो देखिए इसकी शादी हुई किससे, कुमार देवी से। क्या हुआ, इसकी शादी हुई वाइफ थी कुमार देवी, और इसके दो लड़के थे। क्या नाम था, इसके दो लड़के, इसका नाम था कच्छगुप्त, एक का नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था, कच्छगुप्त बड़ा था, समुद्रगुप्त छोटा था। देखिए
चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी किया किससे? कुमार देवी से। और कुमार देवी से इनके दो लड़के हुए जिसका नाम पड़ा, एक का नाम कच्छगुप्त, एक का नाम पड़ा समुद्रगुप्त। कच्छगुप्त जो बड़ा लड़का था, समुद्रगुप्त जो कि छोटा लड़का था। और ये क्या था? ये खुद क्या था? वह द सन ऑफ घटोत्कच। हमने अभी पढ़ा श्रीगुप्ता, उसका बेटा घटोत्कच, घटोत्कच के बाद उसका लड़का आया जिसका नाम पड़ा चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये अब उसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप चाहें द स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट मगध किंगडम इन द मैरिज टू लिचर प्रिंसेस कुमार देवी। तो देखिए इसने किया क्या? इसने क्या किया? अपने अंपायर यानी कि अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए इसने मगध जो कि सबसे बड़ा अंपायर उस समय था, उसके एक प्रिंसेस यानी कि वहां के एक राजकुमारी से शादी किया, जिससे कारण उसने अपने किंगडम को और फैला लिया। अब देखते हैं इसका आगे का टॉपिक क्या है। ही एक्सटेंडेड द किंगडम थ्रू ए कंकरर हिज टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम गंगा रिवर टू प्रयाग। देखिए गंगा कहाँ से निकलती है? और प्रयाग यानी कि इलाहाबाद तक उसने अपने पूरे साम्राज्य को फैला लिया। तो कोई भी किंगडम किसी भी डायनेस्टी का यही करता था कि वो अपने असली साम्राज्य से ज्यादा साम्राज्य वाले धनवान राजा से क्या करता था? अपनी शादी करता था या अपनी बेटी की शादी करता था, और धीरे धीरे उसकी मदद से पूरे साम्राज्य पे धीरे धीरे कब्जा करता था और अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। चाहे वो गुप्ता एम्पायर देख लीजिए, चाहे वो नन डायनेस्टी देख लीजिए, चाहे आप गुप्ता अंपायर में चले जाए, मौर्य डायनेस्टी में चले जाए, सब जगह यही होता था। हर किंग क्या करता था? दूसरे को नीचा करके, दूसरे को मार के अपने आप को बढ़ाता था। अपने आप को बढ़ाने का मतलब ये है कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। इसने भी क्या किया? इसने मगध के इंपॉर्टेंट किंग के एक प्रिंसेस से शादी किया और अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। बढ़ाए क्या से? गंगा से लेकर प्रयागराज तक अपना पूरा अंपायर बढ़ा दिया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए है, या यूपीएससी या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि गुप्ता अंपायर में कौन सा ऐसा रूलर था जिसने अपने और अपने क्वीन के नाम पे एक सिक्का यानी कि क्वाइन चलाया था? तो उसका नाम था क्या था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए ही इशूड द क्वाइन इन द ज्वाइंट नेम ऑफ हिज क्वीन एंड हिमसेल्फ। उसने अपने और अपने रानी के नाम पे एक सिक्का चलाया था। तो एग्जाम में जरूर पूछता है और कई बार पूछ चुका है कि उस राजा का क्या नाम था। यानी कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में अगर जाएंगे यूपीएससी किसी एग्जाम में, चाहे वो सीडीएस, एपकेट, एनडीए या एसएससी के एग्जाम भी अगर जाएंगे, तो ये कई बार पूछ चुका है कौन सा इंपॉर्टेंट किंग था गुप्ता एम्पायर जिसने अपने और अपने रानी के नाम पे एक सिक्का चलाया था। तो उस किंग का क्या नाम था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगर आप चाहें इसको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए ही एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। क्या है? ग्रेट किंग्स ऑफ किंग यानी कि राजाओं में महान राजा। देखिए घटोत्कच श्रीगुप्त ने क्या टाइटल रखा था? महाराजा। और इसने इसके बेटे ने क्या रखा? महाराजा धीराज यानी कि किंग, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं का महान राजा। तो आप याद रखिए कि इसने कौन कौन से टाइटल क्या लिया? महाराजा धीराज। उसके बाद देखते हैं ही वाज सक्सीडेड टू बिल्ड द स्मॉल प्रिंसिपलिटी इनटू द ग्रेट किंगडम। उसने किया। उस पर he considered the first ruler of द फर्स्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ गुप्ता अंपायर। देखिए इसके बाप क्या नाम क्या था? घटोत्कच। उसने बहुत कुछ नहीं किया था। इसके बाद इसका बेटा, इसका जो दादाजी थे, इसका नाम था श्रीगुप्ता। इसने इसको फाउंडर कहा जाता है गुप्ता अंपायर का। उसने भी बहुत कुछ नहीं किया। इसने आके बहुत कौन सी चीजें की, इसीलिए इसको इतिहास में गुप्ता अंपायर का सबसे पहला अच्छा शासक माना जाता था। तो ये था चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में, सॉरी समुद्रगुप्त के बारे में। देखें इसका लड़का जो क्या नाम था उसका? समुद्रगुप्त। हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त इसका लड़का था चंद्रगुप्त फर्स्ट का। देखिए सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड कुमार देवी। हमने अभी पढ़ा कि इसके पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड कुमार देवी। इसके बाद वाज ए मिलिट्री जीनियस एंड वाज सक्सेसफुल इन द एडिंग द टेरिटरी इन द गुप्ता अंपायर। इसका मतलब समझते हैं क्या था? ये एक मिलिट्री जीनियस था यानी कि बहुत अच्छा एक आर्मी का ऑफिसर था जो कि सक्सेसफुल रहता था किसी भी साम्राज्य को गुप्ता अंपायर में जोड़ने के लिए, यानी कि दूसरे साम्राज्य से लड़ाई करके, युद्ध करके ये उस साम्राज्य को गुप्ता अंपायर में जोड़ देता था, जो कि ये बहुत ही इस करने में बहुत ही रुचि रखता था और इसके बाद कैपेबल थी क्योंकि एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर था। उसके बाद देखते हैं द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हिज ब्रेवरी इज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हिमसेना। इसका मतलब समझते हैं। देखिए जितने भी पुराने पुराने किंग्स थे, इतने भी पुराने किंग मतलब जितने भी हिस्ट्री में किंग्स थे, वो क्या करते थे? अपने पास एक कवि रखते थे यानी एक पोएट रखते थे जो उनकी गुणगान लिखता था यानी उनके बारे में लिखता था। देखिए हमें इतिहास के बारे में कहाँ से पता था? वो सारी चीजें जो उस पोएट द्वारा, उस कवियों द्वारा किसी पर्टिकुलर किंग के बारे में लिखी गई है,
उन्हीं सोर्सेस से हमें उस साम्राज्य, उस स्थान के बारे में पता चलता है। अगर वो बुक्स मिलती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्ट मिलती हैं, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। तो हर किंग अपने साथ एक पोएट रखता था जो उसके बारे में लिखता था, उस पूरे उसके जीवन के बारे में लिखता था। तो ऐसे ही समुद्रगुप्त का एक पोएट जिसका नाम था हिंद सेना, क्या था उसका नाम? हिंद सेना। उन्होंने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, आप इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में जाएं तो उसके बारे में, यानी क्या है उसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में वहां लिखा हुआ है। तो जिसके द्वारा लिखा गया था उसके कवि जिसका नाम था हिंद सेना। उसको देखिए, इट इज सेड दैट ही डिफीटेड 9 किंग्स ऑफ द गंगा वैली, 12 किंग फ्रॉम द साउदर्न रीजन एंड 18 फॉरेस्ट ट्राइब्स। देखिए ये कितना बड़ा आर्मी ऑफिसर था, यानी कितना बड़ा शासक था कि इसने गंगा वैली यानी कि गंगा नदी के आसपास जितने भी राज्य बसे हुए थे उस जगह में, उसमें से 9 राजाओं को उसने हराया, यानी कि 9 साम्राज्य को उसने हराया। उसके बाद इन्हें 12 किंग फ्रॉम द साउथ रीजन, यानी कि नीचे आएंगे महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसमें उन्हें 12 राजाओं को हराया। तो इसने क्या किया, ऊपर 9 राजाओं को हराया, नीचे 12 राजाओं को हराया। और जितनी भी ट्राइब्स यानी कि जंगल में जितने भी जंगली लोग रहते थे, शेड्यूल ट्राइब्स लोग रहते थे, उनमें से 18 ट्राइब्स को हराया। तो देखिए इसने कितने बड़े पैमाने पे युद्ध लड़ा और उनको जीता, इसीलिए इसको मिलिट्री जीनियस कहा गया। और ये था हमारे समुद्रगुप्त के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हम इसके और पॉइंट्स के बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखिए अगले पॉइंट्स के बारे में, देखिए ही हिज रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द कृष्णा एंड कावेरी रिवर इन द साउथ एंड फ्रॉम अपनागिस्तान इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। देखिए इसका साम्राज्य कितना बड़ा फैला हुआ था। ये कहाँ था, देखिए हिमालय यानी कि जम्मू कश्मीर के ऊपर से लेके कृष्णा एंड गोदावरी रिवर सबसे नीचे है वहां तक, अफगानिस्तान से लेके और आपका ब्रह्मपुत्र यानी कि जो अब बांग्लादेश में पड़ता है उसको हिस्से, उस हिस्से को लेकर देखिए इसने पूरे अखंड भारत पे अपना कब्जा किया था। तभी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग माना गया चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद। इसने देखिए हिमालय से लेके कन्याकुमारी नीचे तक, उसके बाद अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, इसने इन सभी हिस्सों पे अपना दबदबा बना रखा था। और किस लिए बनाया था, देखिए ही वॉज आल्सो का द इंडियन नेपोलियन। क्या कहा था इसको? इंडियन नेपोलियन कहा गया। ये एग्जाम में यहाँ पे पूछता है कि गुप्ता एम्पायर में कौन सा ऐसा किंग था जिसको इंडियन नेपोलियन कहा, यानी कि नेपोलियन किया गया फॉर इज आर्ट्स एंड कल्चर। ये इतिहासकार और कलाकृति में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, इसलिए इसको इंडियन नेपोलियन कहा गया। तो इसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा गया। उसके बाद ही आल्सो परफॉर्म अश्वमेध सैक्रिफाइस। देखिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, एक घोड़ा था जिसको किसी साम्राज्य द्वारा छोड़ दिया जाता था। आपने रामायण में देखा होगा अश्वमेध यज्ञ प्रभु श्री राम ने किया था, उसके बारे में आप जानते हैं। तो देखिए होता क्या है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में ये होता है कि एक घोड़ा जिसकी पूजा करके छोड़ दी जाती है, पूरे उसको बिना लगाम के छोड़ दिया जाता है। वो पूरे मतलब साम्राज्य, मतलब उसके बाहर भी जा सकता है, पूरे साम्राज्य के बाहर भी जा सकता है। और जो जिस साम्राज्य में इंटर किया, अगर उस साम्राज्य के लोग उस घोड़े को पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब इस साम्राज्य और उस साम्राज्य के बीच में युद्ध होगा। अगर उस घोड़े को अगले साम्राज्य यानी कि अगले डायनेस्टी के लोग नहीं पकड़ते हैं तो ये मान लिया जाता है कि इस राज्य की जो टेरिटरी थी यानी कि जो साम्राज्य था वो बढ़ चुका है। यानी कि देखिए एक घोड़ा दौड़ रहा है, वो जैसे दौड़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारी साम्राज्य की जो जमीन है वो भी बढ़ती जा रही है। किसी अगले साम्राज्य यानी कि अगले राजा ने उसको रोका, इसका मतलब अब तुमको उससे युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर वो जीतता है तो उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई, अगर तुम हारते हो तो तुम्हारा उसका हो गया। तो ये ऐसे सारे अश्वमेध सैक्रिफाइस ज्यादा करता था। उसके बाद देखिए हिज वन ऑफ द हिज क्वाइन रिफर टू हिम। उसके साम्राज्य में इस एक क्वाइन बनाएगा जो पर्टिकुलर इसको रेफर किया, क्या इसका अश्वमेध यज्ञ के लिए। देखिए ये जैसे ऊपर 9 राजाओं को हराया, नीचे 16 राजाओं को हटाया, ऐसे कर करके ने फॉरेस्ट के ट्राइबल्स को भी हराया। तो ये करता क्या था, ये अश्वमेध यज्ञ करता था और घोड़े को छोड़ देता था। तो जाहिर सी बात है दूसरे साम्राज्य में जाएगा तो अगर वो कमजोर होंगे तो वो हार मान जाएंगे, अगर वो ताकतवर होंगे लड़ना चाहेंगे तो घोड़े को रोक के तुमसे लड़ाई करेंगे। तो ये घोड़ा छोड़ता था, अश्वमेध यज्ञ करता था और उनसे जाके लड़ता था और उनके साम्राज्य को हथिया लेता था। इसीलिए इसके साम्राज्य में एक स्पेशल कॉइन बनाया, इसको रेफर किया कि ये अश्वमेध यज्ञ कर रेफर करता था या ये ज्यादा करता था। तो ये था समुद्रगुप्त के बारे में। ये था हमारा ये था हमारा गुप्ता एम्पायर का पार्ट फर्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पार्ट सेकंड में आएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं, आपको वीडियो समझ में आ रही है,
हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपको नोट्स अच्छे मिल रहे हैं, आप उसको नोट करना चाहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में यही बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बने रहिए, हमारे अगला वीडियो पार्ट सेकंड के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।